जेठानी को जेल जैसे ससुराल से निकालने वाली देवरानियां। रात के वक्त एक बंद कमरे में छोटी बच्ची नव्या अपनी माँ से बोलती है। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ बहुत अंधेरा है। क्या हम हमेशा यहीं बंद रहेंगे? क्या हमें कोई यहाँ से बाहर नहीं निकालेगा? पापा और दादी हमें क्यों मारते हैं मम्मी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। माँ कहती थी कि हर काली और लंबी रात के बाद एक नया सवेरा जरूर होता है। भगवान जी हमारी जरूर सुनेंगे नव्या। कोई ना कोई तो हमें भी इस अंधियारी जेल से बाहर निकालने जरूर आएगा। पर कैसे निकलेंगे मम्मी? उन्होंने तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा दिया है। चाबी भी दादी के पास है। क्या वो हमें भूखा मार देंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि हम कैसे निकलेंगे, लेकिन बस तू हिम्मत रख। जब तक तेरी माँ जिंदा है तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। आखिर शिवानी और उसकी 6 साल की बेटी नव्या इस अंधेरी कोठरी में कैसे फंस गई? सिंघानिया हवेली की उस खौफनाक जेल का सच क्या था और क्या कोई मसीहा उन्हें बचाने आएगा? आइए इस समय के कांटों को पीछे घुमाते हैं और जानते हैं इस भयानक कैद की कहानी। कुछ समय पहले शिवानी के ससुराल में पार्टी चल रही होती है, जहां बहुत से दोस्त रिश्तेदार मौजूद हैं। अरे वाह सरोज जी, क्या हाल चाल है? आपको और आपके चेहरे की चमक को देखकर ही लग रहा है कि आजकल सिंघानिया परिवार का बिजनेस कितनी तेजी से आसमान छू रहा है। और क्या भाई, पूरे शहर में आजकल तो सिर्फ सिंघानिया साहब का ही नाम चल रहा है। शेयर बाजार हो या रियल एस्टेट, जहां हाथ डालते हैं सोना बन जाता है। प्रॉफिट पर प्रॉफिट कमा रहे हैं आप लोग। अरे भाई, बिजनेस तो मैं अब नाम मात्र का देखता हूँ। ये तो मेरे तीनों शेरों आरव, विराज और गौरव की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन को पीछे छोड़ दिया है। हाँ अंकल, जब नियत साफ हो और दिन रात मेहनत करने का जज्बा हो तो कामयाबी झक मारकर पीछे आती है। हम सिंघानिया भाई सिर्फ राज करना जानते हैं। अरे वाह अरब बेटा, बहुत बढ़िया। वैसे सरोज जी, आपकी बड़ी बहू शिवानी कहाँ है? नजर नहीं आ रही, जरा बुलाइए भी, बाहर बुलाइए। हाँ हाँ, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। सरोज शिवानी को आवाज लगाती है। शिवानी, ओ शिवानी बेटा, जरा इधर तो आओ, अंकल आंटी तुमसे मिलने आए हैं। शिवानी ढेर सारे जेवर पहने सज धज कर अपने कमरे से निकलती है। अरे वाह, बहू तो बहुत ही सुंदर और सुशील है सरोज जी। आपने तो इसे ऊपर से नीचे तक सोने चांदी से लाद रखा है, लेकिन ये इतनी सहमी सहमी और चुप क्यों है? चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है इसका? कोई बीमारी है क्या? अरे नहीं नहीं मीना जी, डरी नहीं है। बस हमारी बहू को शुरू से ही बहुत कम बोलने की और शांत रहने की आदत है। हमारे घर की औरतें ज्यादा जबान नहीं चलाती। यही तो हमारे संस्कारी घर की पहचान है। तभी शिवानी की बेटी नव्या शिवानी के पास आती है। मम्मी, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पेट में चूहे कूद रहे। आपने सुबह से मुझे कुछ नहीं खिलाया। अरे अरे नव्या बेटा, शांत हो जाओ। चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देती हूँ, रुक जाओ। अरे अरे सरोज जी, बच्ची भूखी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे शिवानी बेटा, तुम यहाँ बातें करने में क्यों खड़ी हो? जाओ पहले बच्ची को खाना खिलाओ। हाँ हाँ शिवानी, जाओ, देर मत करो, जाकर बच्ची को खाना खिलाओ, इतनी देर हो गई है। शिवानी नव्या को खाना खिलाने के लिए ले जाती है। मम्मी, आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं और आप इतना डर क्यों रही हैं? दादी और पापा आपको घूर क्यों रहे थे? कुछ नहीं हुआ मेरी बच्ची, बस तू चुपचाप खाना खा ले। पार्टी खत्म होने के बाद सभी कार में बैठकर घर की तरफ बढ़ते हैं। तभी सरोज शिवानी से बोलती है। क्यों महारानी शिवानी, अगर तेरी बेटी 10 मिनट खाना नहीं खाती तो क्या वो भूख से मर जाती? पूरी पार्टी में सब रिश्तेदारों के सामने तूने हमारी नाक कटवा दी। सब पूछ रहे थे कि बहू इतनी डरी सहमी क्यों है। माँ जी, बच्ची ने सुबह से कुछ नहीं खाया तो वो रोने लगी थी, इसीलिए मैंने। अरे चुप करिए, एकदम जबान लड़ाती है माँ के सामने। तुझे कितनी बार समझाया कि बाहर किसी के सामने अपनी ये सड़ी हुई शक्ल मत दिखाया कर। अरे आरव, इसे क्या बोल रहा है? जैसे माँ ने संस्कार दिए होंगे वैसे ही करेगी ना। इसके माँ बाप ने सिखाया यही होगा कि अमीर ससुराल में जाकर कैसे लाचारी का नाटक करना है और घड़ियाली आंसू बहाने हैं। सही कह रहे हैं पापा आप। इसकी माँ ने इसे कोई संस्कार दिए ही नहीं है। जब देखो तब मुंह लटकाकर बैठ जाती है, जैसे हमने इसे यहाँ बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हो। पापा जी, मेरी माँ पर मत जाइए, उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। बच्ची भूखी थी बस, इसलिए मैंने। देखा सरोज, देखा तुमने कैसे पलट कर जबान लड़ा रही है। घर की औरतें अगर ऐसे सर उठाने लगे और पुरुषों के सामने जबान चलाने लगे तो अच्छे खासे हंसते खेलते घर बर्बाद और बिखर जाते हैं। और अब ऐसी औरतों को समय समय पर इनकी औकात याद दिलाते रहना बहुत जरूरी होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पापा, घर पहुंचने दीजिए, आज मैं इसे इसकी सही औकात याद दिलाऊंगा। देर रात पूरा परिवार घर पहुंचता है। आरव शिवानी से बोलता है, ले ये मिठाई के डिब्बे अंदर रख के आ,
और अपनी इस मनहूस बेटी को भी ले जा यहाँ से। ठीक है। शिवानी कांपते हुए मिठाई का डिब्बा लेती है और मिठाई गिरकर बिखर जाती है। मम्मी जी सॉरी, मुझसे गलती से गिर गया। मैं अभी साफ कर देती हूँ। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। गलती से नहीं गिरा है, ये तूने जानबूझकर किया है। नहीं मम्मी जी, मैं जानबूझकर क्यों करूंगी, गलती से डिब्बा गिर गया, पर मैं सब कुछ अभी साफ कर देती हूँ माँ जी। अच्छा, अब तू मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक तू, तुझे तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक छोटा सा काम भी ढंग से नहीं होता है। इससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं माँ। शिवानी नीचे गिरी मिठाइयों को उठाने लगती है, तभी आरव पीछे से आता और शिवानी के बाल जोर से पकड़कर खींचता है। आरव जी छोड़िए, बाल टूट रहे, माफ कर दीजिए। आरव गुस्से में शिवानी को मारने लगता है। ये पहला चांटा इसलिए क्योंकि तूने आज पार्टी में सबके सामने ऐसा मुंह बनाया जैसे हम तुझे जहर देते हैं। सब पूछ रहे थे ये इतनी डरी हुई क्यों है। और ये दूसरा चांटा इसलिए ताकि तुझे तेरी औकात याद रहे। सिंघानिया परिवार की रोटी खाती है और हमारे ही सामने जबान चलाती है। याद रख शिवानी, ये घर तेरे लिए कोई मायका नहीं है, ये तेरे लिए एक जेल है और तू इस जेल की आजीवन कैदी है। बाहर जाएगी तो हंसकर दिखाएगी, वरना 2 की जगह 10 चांटे पड़ेंगे। शाबाश बेटा, आरव बिल्कुल सही किया तूने। मैंने कहा था ना, जब तक औरतों की रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ोगे तब तक ये सिर उठाकर चलती रहेगी। सामने बैठे विराज और गौरव शराब पी रहे होते हैं। हाँ भैया, एकदम सही किया आपने। मैं भी पार्टी में देख रहा था, भाभी बेवजह मुंह लटकाए घूम रही थी। इन्हें लगता है कि पढ़ी लिखी हैं तो हम सिर पर बिठा लेंगे। बिल्कुल मम्मी पापा, जो आप लोग कहेंगे वही सही है। इस घर में औरतों का काम सिर्फ हुक्म बजाना और पैर दबाना है। आरव शिवानी को नीचे धक्का दे देता है। उठ। अब ये नौटंकी बंद कर। तुझे क्या लगा तेरे रोने से मेरा दिल पिघल जाएगा? याद रख, तो इस घर की ऐसी कैदी है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे देख क्या होता है। सरोज सिंघानिया गुस्से से, आरव, इसे यहीं जमीन पर पड़े रहने दे। इसकी शक्ल देखकर मेरा मूड खराब हो रहा है। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। पूरा परिवार सोने चला जाता है। शिवानी अकेली हॉल में बैठकर रोने लगती है। ये सोने के गहने, ये आलीशान हवेली सब एक दिखावा है। एक पढ़ी लिखी लड़की होकर भी मैं इन दरिंदों के सामने इतनी मजबूर कैसे हो गई। मेरी खामोशी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगले दिन सुबह शिवानी अपनी बेटी नव्या को स्कूल छोड़ने के लिए बाहर निकलती है, तभी पड़ोस में रहने वाली नीलम आंटी वहां से गुजरती हैं। अरे वाह नव्या बेटा, स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई, बहुत प्यारी लग रही है। अरे शिवानी बेटा, क्या बात है आज इतनी थकी थकी और पीली क्यों लग रही हो? रात में सही से सोई नहीं क्या? और तुम्हारे गाल पर ये निशान कैसा है? नहीं नीलम आंटी, कुछ नहीं, बस रात को थोड़ा सिर दर्द था और नव्या का आज स्कूल में टेस्ट है, उसी की तैयारी करवा रही थी। तभी घर के अंदर से सरोज जी आवाज लगाती हैं। अरे ओ शिवानी, बाहर खड़ी होकर क्या मोहल्ले भर में पंचायत लगा रही है? तुझे कितनी बार कहा है कि बाहर की औरतों से गप्पे लड़ाना बंद कर। अंदर आ, घर के 100 काम पड़े हैं। जी माँ जी, बस अभी आई। आंटी मैं चलती हूँ। शिवानी जल्दी से नव्या को भी बिठाकर घर के अंदर आ जाती है। ओ महारानी, काम का तो तुम्हें होश नहीं है, बस बाहर खड़ी होकर पराई थाली में ताक झाक करने में मन लगता है। याद रखो, खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। बहू घर की लक्ष्मी बनकर शोभा देती है, ना कि गली मोहल्ले की गप्पबाज बनकर। अंदर आओ और चूल्हा चौका संभालो, वरना याद रखना, ना तुम घर की रहोगी ना घाट की। शिवानी चुपचाप रसोई में चली जाती है। दूसरी तरफ मोहल्ले की औरतें नुक्कड़ पर बैठकर आपस में बातें करती हैं। सच कहूँ बहनों, मुझे तो उस बेचारी शिवानी और उसकी मासूम बच्ची नव्या को देखकर बहुत तरस आता है। बेचारी हमेशा गुमसुम डरी सहमी रहती है। अरे नीलम जी, पूरे शहर में तो सिंघानिया परिवार का बड़ा नाम है। लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी बहू को सोने से लाद रखा, रानी बनाकर रखते हैं। अरे बाहर से जो दिखता है, अंदर सच कुछ और ही होता है बहन। महंगी साड़ियों और सोने के गहनों के पीछे शिवानी की आंखों में मैंने वो भयानक डर देखा है जो सिर्फ एक बेबस कैदी की आंखों में होता है। उसके गाल पर आज फिर थप्पड़ का निशान था। अरे नीलम जी, बात तो सही है, लेकिन अंदर की बातें अंदर वाले ही जाने। हम बाहर वाले बड़े लोगों के मामले में क्यों पड़े? सिंघानिया साहब शहर के बहुत बड़े सेठ हैं, पुलिस प्रशासन सब उनकी जेब में है। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उस बेचारी लड़की के लिए कुछ न कुछ जरूर करती, लेकिन उन जालिम लोगों से दुश्मनी कौन मोल ले। बेचारी शिवानी बिना किसी गलती के उस हवेली रूपी जेल में घुट घुट कर जी रही है। सुनिए आरव जी, पूरे 1 साल हो गए मैंने अपनी माँ से बात नहीं की है। वो बहुत बीमार रहती हैं। आज उनका जन्मदिन भी है। क्या मैं बस 2 मिनट उनसे फोन पर बात कर लूं?
फिर शुरू हो गई सुबह सुबह अपनी बेचारगी का रोना लेकर। अरे जब माँ ने साफ साफ मना किया है कि तेरे मायके से कोई रिश्ता नहीं रहेगा, तो तू बार बार ये रट क्यों लगाती है? आरव जी वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे जन्म दिया, 1 साल से मैंने उनका चेहरा तक नहीं देखा, मुझे बस हाल चाल पूछने दीजिए। चुप, एकदम चुप। जब जब मैं इस नव्या को और तुझे देखता हूँ, मुझे अपने आप पर और तुझ पर गुस्सा आता है। तुझसे एक काम ढंग का नहीं हुआ कि तू मुझे एक बेटा दे देती। 6 साल पहले बेटी पैदा करके तूने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया। जब भी तुझे देखता हूँ मेरा खून खौल उठता है। बेटा या बेटी होना मेरे हाथ में तो नहीं था आरव जी, इसमें मेरी क्या गलती? आरव गुस्से में शिवानी को धक्का दे देता है। जबान लड़ाती है। 100 बार कहा कि जब तक मेरी अनुमति ना हो तो मुंह नहीं खोलेगी। अब चुपचाप ये नाश्ता टेबल पर लगा और अपना ये रोना धोना बंद कर। आरव गुस्से में चला जाता है। शिवानी रसोई के फर्श पर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? मैं अपनी बीमार माँ से बात तक नहीं कर सकती। अगर माँ को पता चला कि उनकी लाडली बेटी यहाँ किस खौफनाक जेल में बंद है, तो वो तो जीते जी मर जाएंगी। हे भगवान। थोड़ी देर बाद शिवानी के पिता का कॉल आता है। सरोज जी फोन उठाती हैं। हेलो सरोज जी, मैं शिवानी के पापा बोल रहा हूँ। हम लोग बहुत दिनों से शिवानी का हालचाल नहीं जान पाए। उसका फोन नहीं लग रहा है। क्या वो ठीक है? हम एक बार उससे बस हमें 2 मिनट बात करना चाहते थे। अरे रामनाथ जी, आप भी ना कैसी बातें कर रहे? शिवानी तो यहाँ नहीं है। असल में हम लोग पूरे परिवार के साथ शहर से बाहर एक लंबी ट्रिप पर आए हुए हैं और शिवानी अभी अपने पति के साथ एक खास जगह पर घूमने गई हुई है। पर सरोज जी, शिवानी ने तो हमें बताया ही नहीं। क्या वो ठीक है? हम उससे एक बार बात कर सकते हैं क्या? अरे सुमित्रा जी, वहाँ नेटवर्क की बहुत समस्या है और वो लोग अभी किसी पहाड़ी इलाके में हैं जहाँ फोन काम नहीं करता। आप लोग बार बार फोन करके क्यों परेशान कर रहे हैं? यहाँ काम के बीच में बार बार फोन उठाना मुमकिन नहीं। जब वो वापस आएगी तो मैं खुद आपको खबर कर दूंगी। अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, फोन रखिए। सरोज जी फोन काट देती हैं। बड़े आए थे बेटी से बात करने वाले, यहाँ बेटी ने हमारी नाक में दम कर रखा है और इन्हें फोन पर बात करनी है। दूसरी तरफ सुमित्रा जी और रामनाथ जी आपस में बात करते हैं। रामनाथ, मेरा मन बिल्कुल नहीं मान रहा। सरोज जी ने जिस तरह से बात काटी उससे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या वाकई शिवानी सच में कहीं घूमने गई है? मैं भी यही सोच रहा हूँ सुमित्रा। पिछले 1 साल से हम अपनी बेटी की आवाज तक नहीं सुन पाए। वो बच्ची जिसे छोटी छोटी बातों पर हमें फोन करने की आदत थी, आज महीनों से चुपचाप है। बेटी न जाने कैसी होगी, किस हाल में होगी। बस भगवान ही है जो मेरी बच्ची की रक्षा करे। ना जाने वो वहाँ कैसे रह रही होगी, क्या खा रही होगी। मेरा कलेजा फट रहा है, मुझे बस एक बार उससे बात करने दो। हम तो बेबस हैं सुमित्रा। सिंघानिया परिवार का रसूख इतना बड़ा है कि हमारी एक नहीं चलती। बस उस ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शिवानी को सलामत रखे और हमें जल्द ही हमारी बेटी से मिला दे। शाम का वक्त होता है। सभी खाने की टेबल पर बैठते हैं। शिवानी सबको खाना परोसती है। सरोज, मैंने तुमसे कहा था ना कि पंडित दामोदर जी से कहकर हमारे दोनों छोटे बेटों विराज और गौरव के लिए रिश्ता ढूंढने को। तुमने बात की क्या उनसे? लड़कियां थोड़ी पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार की होनी चाहिए ताकि समाज में हमारा रुतबा बना रहे। बिल्कुल जी, मैंने पंडित जी से बात कर लिया। आखिर सिंघानिया परिवार की बहुएं हैं, बाहर दिखाना भी तो पड़ता है कि हम कैसी बहू लाए हैं। हाँ मम्मी, आपने हिसाब से ही ढूंढिएगा, सीधी सादी और दब्बू प्रकार की, वरना बाद में आपको और हमें उन्हें सुधारने में परेशानी उठानी पड़ेगी। बिल्कुल मम्मी, ज्यादा हवा में उड़ने वाली मत ले आना जो बात बात पर अपने अधिकारों की बात करे। अरे तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी बहुत अच्छे से आती है। ये शिवानी भी तो बहुत पढ़ी लिखी थी, नौकरी करने का नाटक कर रही थी, आ गई ना ठिकाने पर। अब तो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करती है। खाना खाकर सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजती है। अरे सरोज जी, राम राम। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैं वही शुभ समाचार लेकर आया हूँ। आइए आइए पंडित जी, बैठिए। क्या कोई अच्छी लड़कियां मिली? हाँ सरोज जी, आपकी जैसी मांगे थी, पढ़ी लिखी हो, संस्कारी हो, दिखने में सुंदर हो और स्वभाव से शांत और सीधी हो, ठीक वैसी ही 2 लड़कियां ढूंढ निकाली हैं। ये देखिए, बड़ी लड़की का नाम सिया है और छोटी का नाम अंजलि। आप एक बार तस्वीरें तो देख लीजिए। सरोज जी तस्वीरों को देखती हैं।
अरे वाह पंडित जी, लड़कियां तो दिखने में बहुत ही सुंदर और सीधी लग रही हैं। पढ़ाई लिखाई कितनी है इनकी? जी, सियाज ने ग्रेजुएशन किया है और अंजलि ने भी, लेकिन दोनों बहुत ही संस्कारी और सीधे स्वभाव की हैं। जैसा आप कहेंगे वैसी ही चलेंगी। मेरी मानो तो देर मत करो सरोज जी, आज के जमाने में ऐसी सीधी और संस्कारी लड़कियां मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। आप तुरंत इनके घर वालों से बात कीजिए और शादी की तारीख पक्की कीजिए। कुछ दिनों बाद शादी करके दोनों बहुएं घर के दरवाजे पर खड़ी होती हैं। अरे वाह सरोज जी, दोनों छोटी बहुएं तो साक्षात लक्ष्मी जैसी लग रही हैं और जेवरों से तो आपने उन्हें ऊपर से नीचे तक लाद दिया है। आखिर सिंघानिया परिवार की बहुएं बनी है, कोई आम बात थोड़ी है। हमारे घर में बहुओं को राजमाता बनाकर रखा जाता है। सरोज के अंदर जाते ही पड़ोसने आपस में फुसफुसाने लगती हैं। सुना है कल्पना, ये दोनों बहुएं बहुत पढ़ी लिखी और संस्कारी हैं, तभी तो सिंघानिया परिवार ने इन्हें चुना। हाँ कामिनी, अब घर में लक्ष्मी आई है तो रौनक भी बढ़ेगी। बेचारी शिवानी तो हमेशा गुमसुम ही रहती, शायद अब उसे भी घर में थोड़ा साथ मिल जाए। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होने के बाद रात को सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। देखो सिया, इस घर में कदम रखने से पहले एक बात गांठ बांध लो, यहाँ सिर्फ मेरी माँ और पापा का हुक्म चलता है। माँ जो कहेंगी वही नियम होगा, यहाँ अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश मत करना। जी बिल्कुल, मैं माँ जी की हर बात मानूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दूसरी तरफ गौरव भी अपने कमरे में बोलता है। अंजलि, तुम पढ़ी लिखी जरूर हो, लेकिन इस घर में अपनी पढ़ाई का रौब मत दिखाना। हमारी बड़ी भाभी शिवानी ने भी शुरू में बहुत जबान चलाने की कोशिश की थी। आज वो कोने में पड़ी रहती हैं, इसलिए जो माँ कहे वही चुपचाप सुनना। जी मुझे पता है, मैं माँ जी के कहे अनुसार ही चलूंगी। अगले दिन सुबह सिया और अंजलि सुंदर साड़ियों में तैयार होकर रसोई में आती हैं और वो देखती हैं। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह? अभी तो सुबह के 4 ही बजे, आप कब उठी? अरे तुम दोनों उठ गई? इस घर का नियम है कि बहुओं को सुबह 4 बजे उठकर रसोई का सारा काम खत्म करना पड़ता है और 7 बजे तक डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाना होता है। 4 बजे? लेकिन भाभी आज तुम्हारी पहली रसोई थी, हमें मीठा बनाना था। कोई बात नहीं, कल बना लेना। आज मैंने सब बना दिया है, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। तभी सरोज जी रसोई के दरवाजे पर आकर चिल्लाती हैं। सुबह सुबह यहाँ क्या फुसफुसाहट चल रही है? और तुम दोनों महारानियां 7 बजे सोकर उठी हो? कल रात को समझाया नहीं था कि इस घर में 4 बजे उठकर काम में लगना पड़ता है? माँ जी, हमें इस नियम का पता नहीं था। अब पता चल गया ना, आइंदा 4:01 भी हुआ तो याद रखना। चलो जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगाओ। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठता है। तभी सिया और अंजलि भी कुर्सी खींचकर बैठने लगती हैं। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुरुषों के साथ बैठने की? मतलब माँ जी, क्या हम साथ बैठकर नाश्ता नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं, इस घर का नियम है कि पहले घर के पुरुष और सास खाना खाएंगे, उसके बाद बहुएं बचा हुआ खाना रसोई में बैठकर खाएंगी। और मुझसे सवाल पूछने की जरूरत मत करना, मुझे जवाब देने की आदत नहीं है। शिवानी सबको खाना परोसती है। नाश्ता चखते ही आरव गुस्से में प्लेट जमीन पर पटक देता है। ये क्या बकवास बनाई है? सब्जी में इतना नमक, मार डालोगी क्या मुझे? नहीं आरव जी, मैंने नमक नाप कर ही डाला था, गलती से। आरव गुस्से में शिवानी का गला दबाने लगता है। गलती से? तू मुझे झूठा कह रही है? रुक, आज तेरा नमक का भूत ही उतारता हूँ। आरव गुस्से में रसोई से नमक लाकर जबरदस्ती शिवानी को खिलाने लगता है। मेरा दम घुट रहा है। आरव जी मुझे छोड़िए, मैं मर जाऊंगी। ले खा नमक। अब बता, नमक ज्यादा है या कम? शिवानी को बचाने के लिए सिया आगे बढ़ती है। भैया ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए भाभी को, उनकी जान चली जाएगी। इतनी सी बात पर कोई इस तरह जुल्म करता है क्या? तभी गौरव आगे बढ़कर सिया को थप्पड़ मारता है। चुप कर सिया, बीच में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? यह हमारे घर का आपसी मामला है। नहीं सिया, कुछ मत बोलो, मेरी गलती थी। तुम बीच में मत पड़ो, वरना तुम्हारे साथ भी यही होगा। देखा आपने, सिंघानिया परिवार की इस आलीशान हवेली के पीछे जुल्म और हैवानियत का कैसा खौफनाक भयानक खेल चल रहा था। एक शिक्षित और सुलझी हुई लड़की शिवानी को बिना किसी कसूर के कैदी बनाकर रखा गया था, और अब वही खौफनाक मंजर इन दो नई बहुओं सिया और अंजलि के सामने भी आ चुका था। दोस्तों, क्या शिवानी की तरह सिया और अंजलि भी इस घर की घुटन, क्या इस जालिम परिवार का यह नियम यूं ही हर बहू की जिंदगी तबाह करता रहेगा? आगे की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शाम के वक्त पूरा परिवार पार्टी के लिए तैयार होकर हॉल में इकट्ठा होता है। सुन लो तीनों, नीलम के घर जा रहे हैं। अगर किसी ने भी वहां अपनी सड़ी हुई शक्ल बनाई या जरा सी भी शिकायत की तो घर लौटकर वो हाल करूंगी कि हफ्तों तक बिस्तर से उठ नहीं पाओगी, समझ गई? जी माँ जी। पूरा परिवार नीलम आंटी के घर पहुंचता है। नीलम आंटी बहुओं के पास आती हैं। कैसी हो बेटा तुम सब? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सब आई यहाँ, बहुत मन था तुम सब से मिलने का।
जी नमस्ते आंटी, हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे वाह बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही प्यारी और समझदार लग रही हो। सुना है तुम दोनों बहुत पढ़ी लिखी हो। क्या करती थी शादी से पहले? जी आंटी, हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन हमारे परिवार और सासू माँ को बहुओं का नौकरी करना पसंद नहीं है, इसीलिए हम घर पर ही रहते हैं। अच्छा, वैसे तो हमारी बड़ी भाभी शिवानी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, बैंक में नौकरी करती थी, लेकिन शादी के बाद इसने भी नौकरी छोड़ दी। क्यों शिवानी बेटा, तुमने अपनी इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी? जी बस आंटी, मेरा मन नहीं था। अरे नीलम जी, हमारे सिंघानिया परिवार में किसी बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत है? अनाप शनाप पैसा भरा पड़ा है हमारे घर में। नौकरी तो वो करती है जिनके घरों में खाने के लाले पड़े होते हैं। हम अपनी बहुओं को जितना जेब खर्च देते हैं उतना तो लोग नौकरी में कमाते भी नहीं हैं। सभी पार्टी से लौट आते हैं। देख सिया, ये मेरी सबसे पसंदीदा बनारसी साड़ी है। इसे बड़े जतन से प्रेस करना। अगर इस पर एक भी जलने का निशान या दाग लगा तो समझ लेना कि तुमने सिर्फ साड़ी नहीं, मेरी आंखों की किरकिरी को न्योता दिया। याद रखना, इस घर में छोटी मोटी गलतियों की कोई जगह नहीं होती। जी माँ जी, मैं पूरी सावधानी बरतूंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं इसे बहुत अच्छे से प्रेस कर दूंगी। सिया सरोज जी की महंगी साड़ी पर प्रेस कर रही होती है और अचानक साड़ी जल जाती है। ए भगवान, ये क्या हो गया? माँ जी की इतनी महंगी साड़ी जल गई, अब क्या होगा? तभी अंजलि और शिवानी सिया के पास आती हैं। क्या हुआ सिया? अरे बाप रे, साड़ी कैसे जल गई सिया? सिया, ये तूने क्या कर दिया? माँ जी को पता चला तो वो तुझे जान से मार देंगी। तू नहीं जानती वो कितनी गुस्से वाली हैं। भाभी, आप एक साड़ी जलने पर इतना क्यों डर रही हैं? इंसान से ही तो गलती होती है। तभी सरोज भी कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। मेरी साड़ी प्रेस हो गई क्या? ये धुआं कैसा आ रहा है? शिवानी तुरंत आगे बढ़कर जलती हुई साड़ी अपने हाथ में ले लेती है। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं आपकी साड़ी प्रेस कर रही थी और ध्यान भटकने से साड़ी जल गई, मुझे माफ कर दीजिए। क्या? मेरी 15,000 रुपए की बनारसी साड़ी जला दी तूने? तेरी इतनी हिम्मत? रुक, आज तुझे तेरी इस गलती की ऐसी सजा दूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। सरोज जी शिवानी का हाथ पकड़कर गरम प्रेस से जलाने लगती है। नहीं माँ जी, दया कीजिए। अंजलि आगे बढ़कर सरोज जी का हाथ पकड़ लेती है। माँ जी रुकिए, आप किसी इंसान के साथ ऐसा हैवानियत भरा सुलूक कैसे कर सकती हैं? तभी वहां विराज और आरब भी आ जाते हैं। विराज अंजलि को थप्पड़ मारता है। तुम दोनों बीच में मत पड़ो। हिम्मत कैसे हुई माँ को हाथ रोकने की? मनूस औरत दिन रात सिर्फ नुकसान करती है, आज तुझे जान से मार डालूंगा। आरब बेल्ट निकालकर शिवानी को मारने लगता है और उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता है। रात के वक्त सिया और अंजलि धीरे से दवाई का डिब्बा लिए शिवानी के कमरे में आती है। भाभी, थोड़ा सह लीजिए, मैं मरहम लगा रही हूँ। अंजलि, सिया, तुम दोनों यहाँ क्यों आए? अगर माँ जी या तुम्हारे पतियों ने देख लिया तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इस घर में बहुओं का वजूद सिर्फ पिटने और सहने के लिए है। नहीं भाभी, अब बहुत हो चुका, अब और जुल्म नहीं सहना होगा। हम इस जुल्म को खत्म करने आए हैं। क्या मतलब? तुम दोनों क्या कह रही हो? भाभी, हम कोई साधारण या अनपढ़ लड़कियां नहीं है और ना ही हम किस्मत से इस घर में बहू बनकर आई हैं। हम दोनों महिला शक्ति एनजीओ की गुप्त एजेंट और सोशल वर्कर हैं। हम उन औरतों के लिए लड़ते हैं जिन पर घरेलू हिंसा और जुल्म होता है। क्या तुम दोनों एनजीओ से हो? लेकिन तुम इस घर में शादी करके क्यों आई? भाभी, नीलम आंटी ने हमें सब बताया था। उन्होंने हमें बताया कि इस शहर के इतने बड़े सेठ सिंघानिया हवेली के अंदर एक मासूम औरत और उसकी बच्ची पर कैसे हैवानियत भरे जुल्म हो रहे हैं। बाहर से ये परिवार बहुत ताकतवर था, पुलिस भी इनके इशारों पर नाचती थी। सीधे सबूत जुटाना नामुमकिन था, इसीलिए हमने और नीलम आंटी ने मिलकर ये साजिश रची। हमने पंडित दामोदर जी को अपने साथ मिलाया। पंडित जी को हमने इस परिवार का सच दिखाया, तब वो तैयार हुए। हमने नकली पहचान बनाकर आपके देवरों से शादी की ताकि हम इस हवेली के अंदर घुस सकें और इस जालिम परिवार के खिलाफ पुख्ता सबूत इकट्ठा कर सकें। तुम दोनों ने एक अनजान औरत को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपनी इज्जत और शादी का नाटक किया। भाभी, लोग कहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन अगर औरत चाहे तो वो दूसरी औरत की सबसे बड़ी ढाल और मसीहा बन सकती है। हमने अपने हिडन कैमरों से इस घर के हर जुल्म, थप्पड़, बेल्ट की पिटाई और गर्म प्रेस लगाने के सारे वीडियो रिकॉर्ड कर लिए हैं। अगले दिन अंजलि और सिया जानबूझकर रसोई में मोबाइल कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रही हैं। अरे ओ तीनों, तुम तीनों का दिमाग बहुत खराब हो गया है। आजकल तुम तीनों आपस में बहुत खुसर फुसर करती हो। ये फोन में क्या कर रही हो तुम? मैं पुलिस को फोन लगा रही हूँ। तुमने जो इस घर में हैवानियत मचा रखी है उसकी शिकायत करने के लिए। पुलिस? तेरी इतनी हिम्मत कि तू सिंघानिया परिवार के खिलाफ पुलिस में जाएगी? आरव, इन तीनों का भूत उतारना पड़ेगा। बहुत उड़ने लगी हैं ये देवरानियां अपनी जेठानी के साथ मिलकर। इन्हें भी उसी खुफिया कमरे में बंद कर दो। बहुत शौक है इन्हें उसके साथ रहने का। शिवानी, नव्या, सिया और अंजलि चारों कमरे में बंद हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो सिया, अंजलि, मेरी वजह से तुम दोनों भी इस खौफनाक जेल में कैद हो गई।
भाभी आप घबराइए मत, ये जेल अब टूटने वाली है। इस जेल की चाबी हमने बहुत पहले ही सही हाथों में सौंप दी थी। बिल्कुल भाभी, हमने कमरे में बंद होने से ठीक 5 मिनट पहले अपने एनजीओ के मुख्य हेड और पुलिस कमिश्नर को सारे वीडियो और हमारी लोकेशन ऑटो सेंड कर दी थी। बस कुछ ही मिनटों में वो यहाँ पहुँच रहे होंगे। तभी हवेली के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन बजता है। पुलिस की भारी टीम अंदर घुसती है। साथ में नीलम आंटी और मीडिया के लोग हैं। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हमें सिंघानिया, आरव, विराज और गौरव अपने हाथ ऊपर कर लो। अरे इंस्पेक्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंघानिया हवेली में बिना वारंट के घुसने की? तुम जानते नहीं हो मेरा शहर में क्या रुतबा है। अरे बंद कर अपने ये बकवास रुतबा। तुम्हारे सारे काले कारनामे और हैवानियत के वीडियोस पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच चुके हैं। ढूंढो उस खुफिया कमरे को जहां तुमने उन बेकसूर लोगों को कैद कर रखा है। पुलिस की टीम हवेली के पीछे जाती है और लोहे का ताला हथौड़े से तोड़ देती है। शिवानी, नव्या, सिया और अंजलि बाहर निकलती हैं। अरे साहब, ये तो हमारा पारिवारिक मामला है। बहुओं ने गलती की थी तो बस थोड़ा सा डांट दिया था। डांट दिया था? ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, इस कैमरे में इस परिवार की वो खौफनाक सच्चाई कैद है जहां इन्होंने भाभी को गर्म प्रेस से जलाया, बेल्टों से पीटा और भूखा रखा। और इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने मुझे और सिया को भी मारने की कोशिश की। ये घर नहीं, औरतों के लिए खौफनाक कसाई खाना है और जेल था। आरव सिंघानिया, अमित सिंघानिया, विराज और गौरव, तुम चारों पर घरेलू हिंसा, हत्या की साजिश, महिला उत्पीड़न और गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने की धाराओं में केस दर्ज किया जाता है। हथकड़ी लगाओ इन सबको। पुलिस वाले आरव, विराज, गौरव और अमित सिंघानिया को हथकड़ी पहनाते हैं। शिवानी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे जेल में मत भिजवाओ। अपनी बेटी नव्या की खातिर मुझे माफ कर दो। माफी? आरव सिंघानिया, माफी इंसान को दी जाती है, हैवानों को नहीं। 7 साल तक मैंने तुम्हारे जुल्म सहे, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम सुधरोगे, लेकिन तुमने मेरी मासूम बेटी पर भी तरस नहीं खाया। आज मैं तुम्हें इस जेल में भेज कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस जालिम आदमी से तुरंत तलाक चाहिए। कुछ हफ्तों बाद शिवानी अपने मायके जाती है। शिवानी के बूढ़े पिता रामनाथ जी और माँ सुमित्रा जी बैठे हैं। बेटी, हमें माफ कर दे। हम तुझे उस नरक में छोड़ आए थे। उन लोगों ने कभी हमें तुमसे मिलने ही नहीं दिया। हमेशा झूठे बहाने बनाकर हमें टाल देते थे। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। उन जालिमों ने मुझे दुनिया से काट दिया था, लेकिन अब वो काली रात बीत चुकी है। अब मैं अपनी बेटी नव्या को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाऊंगी। तभी दरवाजे पर सिया और अंजलि शिवानी से मिलने आती हैं। नव्या उनके पास जाती है। अरे वाह मेरी प्यारी नव्या, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। दीदी ये लीजिए आपके नए सफर की शुरुआत, शहर के सबसे बड़े बैंक में आपकी सीनियर मैनेजर की जॉब का ज्वाइनिंग लेटर। सिया, अंजलि, मैं तुम दोनों का एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकती। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे उस नर्क से निकाला। दीदी एहसान कैसा, अब हमारी बड़ी बहन है और हमारा मिशन सिर्फ आपको आजाद कराना नहीं था, बल्कि आपको अपने पैरों पर खड़ा करना भी था। बिल्कुल दीदी, समाज कहता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि जब औरतें एक दूसरे का हाथ थाम ले तो वो बड़े से बड़े जालिम समाज को उखाड़ फेंक सकती हैं। अब चलिए दीदी, हमारा अगला मिशन इंतजार कर रहा है, किसी और बेबस औरत को इंसाफ जो दिलाना है। अब शिवानी काम पर जाने लगती है और अकेले ही अपनी बेटी की देखभाल करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको शिवानी, सिया और अंजलि की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली और प्रेरणादायक कहानी? क्या आपके आसपास भी कोई ऐसी औरत है जो खामोशी से जुल्म सह रही है? याद रखिए, हमेशा खामोश रहना जुल्म सहने से भी बड़ा अपराध है। अगर आपको सिया और अंजलि की ये समझदारी और बहादुरी पसंद आई हो तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस कहानी को शेयर करके हर उस औरत तक पहुंचाएं जिसे आज तक सहारे की जरूरत है।